नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी को तो नेहरू के चरण धो धो के पीना चाहिए। नेहरू नहीं होते, नेहरू इतना सब कुछ ना बनाते तो पता नहीं विश्व गुरु बेचते क्या। क्या स्थिति हो गई है, सोने के हालात क्या हैं? क्या वाकई में इतना बड़ा सोना बेच दिया गया, आपको पता भी नहीं चला? आप बस अब्दुल की चूड़ी टाइट करने में लगे रहे। देश के आर्थिक और राजनीतिक हालात क्या है, समझने के लिए चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। वैसे तो मेरी हैसियत नहीं कि मैं काम भी सोना खरीद पाऊं, लेकिन कहने में क्या जाता है कि मैं 1 किलो सोना खरीदने जा रहा था, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया तो मैंने सोना नहीं खरीदा। लेकिन दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग का दावा है कि मई 2026 में रिजर्व बैंक, भारत के रिजर्व बैंक ने अपने गोल्ड रिजर्व में से $12 बिलियन का सोना बेचने पर मजबूर हो गया। इसके जवाब में रिजर्व बैंक का बयान आया है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है। रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार 880.52 टन पर यथावत है, लेकिन बैंक के आंकड़ों ने 24 अप्रैल की तारीख दिखाई गई है और ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 1 मई को सोना बेचा गया। तो जाहिर है कि 1 जून तक के आंकड़ा नहीं दे रहा रिजर्व बैंक की इतना सोना 1 जून को है या नहीं। भक्त बड़े परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में गोबर भरा हुआ था, लेकिन यहाँ तो सोने ने ही सोने की नींद उड़ा दी है। सोना ही गड़बड़ हो गया है। अब क्या करें भक्तगण, समझ में नहीं आ रहा। अगर मोदी जी इतना माल बेच रहे हैं, अब तक तो नेहरू जी के बनाए हुए संस्थान बेच रहे थे, अब देश का रखा हुआ सोना भी बेच रहे हैं। तो क्या करें अभय जी, हमारा सोना गायब हो जाएगा? क्या लग रहा है? इसमें एक वो लतीफा भी चल रहा है कि संसद में खड़े हो गए अचानक किसी ने पूछा, किसी बीजेपी के नेता ने पूछा कि नेहरू ने आखिर दिया क्या इस देश को। तो उधर विपक्ष के खेमे से आवाज आई कि बताना मत इसको वरना वो भी बेच देगा मतलब। तो ये स्थिति है इनकी। अच्छा, अब सवाल इस बात का, थोड़ा गंभीरता से इस मसले को देखना चाहिए, महत्वपूर्ण बात है। भारत का जो विदेशी संपत्तियों का भंडार है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो डॉलर्स होने चाहिए, उसके अंदर डॉलर्स होते हैं एक हिस्सा सोने का होता है, और एक होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, जो मुद्रा कोष के सदस्य हैं उसमें हर सदस्य देश को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो जब चाहे तो उन अधिकारों का उपयोग करके उतने डॉलर्स जो है ना आईएमएफ से ले सकता है। इन तीनों को मिलाकर, मतलब वो उतने डॉलर होते नहीं है, होते आईएमएफ के पास है, लेकिन आप कभी भी उससे विड्रॉ कर सकते हैं। इन तीनों को मिलाकर आपकी विदेशी परिसंपत्तियां जो हैं, जो फॉरेन एसेट्स होती हैं, वो बनती हैं। इन तीनों के आधार पर माना जा सकता है कि आप कितनी चीजों का इंपोर्ट कर सकते हैं, कितनी विदेशी मुद्रा आप कभी भी खर्च कर सकते हैं। नगद डॉलर है आपके पास, सोना बेच देंगे उससे भी आप डॉलर कमा सकते हैं, और या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आप निकाल सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में उस वक्त चेतावनी की घंटियां बजने लगती हैं जबकि उसके पास जो नकदी है, मतलब जो है वो नकदी कम हो जाती है। जैसे ही नकदी कम होती है, यानी जो डॉलर्स हैं, जब डॉलर्स कहीं कम हो जाते हैं तो उसके पास चेतावनी की घंटियां बजने लगती हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तब वो सोचते हैं कि हम सोना बेचें या आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स का इस्तेमाल करके वहां से डॉलर निकाल लें। जब आप वहां से डॉलर निकालेंगे तो वो कर्ज के तौर पे होता है, आईएमएफ उसके ऊपर ब्याज वगैरह लेता है, उस पर शर्तें वगैरह होती है, लेकिन मिल जाती है आपको रकम, मिल जाती है आपको रकम। ये स्थिति है। अब आप देखिए, इसमें सोना बेचने की नौबत क्यों आई? सरकार को उसके ऊपर जो खबर ब्लूमबर्ग में आई उसके ऊपर लीपापोती क्यों करनी पड़ी? अगर ब्लूमबर्ग दुनिया की सबसे बड़ी वायर सर्विस है, हम लोग इस बात को जानते हैं, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उसने जब कोई एक खबर दी है तो उस खबर का सरकार को मजबूत खंडन करना चाहिए था। तथ्यात्मक, अगर खबर गलत है तो तथ्यात्मक खंडन करना चाहिए सरकार को उसका। सरकार को ऐसा खंडन नहीं करना चाहिए इससे शक और ज्यादा बढ़ जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार ने सोना बेचा है तो कुछ विशेषज्ञों की राय में ये कोई खास गलत काम भी नहीं है। भाई, आपको मान लीजिए डॉलर्स की जरूरत है, तो आप एक ऐसी, आपके पास एक मुद्रा मौजूद है जिसको आप सोने में जिसको भुना सकते हैं, और पिछले दिनों उस मुद्रा की कीमत भी कम हुई है। डॉलर का दाम, जो सोने का दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में युद्ध के बावजूद गिरा भी है, क्योंकि दुनिया में जो मेटल और
गोल्ड के जो मार्केट है, मतलब उन मार्केटों में सोने का भाव फरवरी के बाद से गिरा भी है, और 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से भी गिरा है। और डॉलर की कीमत जो है वो लगातार बढ़ रही है रुपए के मुकाबले। तो जिस चीज का भाव गिर रहा है उसको आप बेच दीजिए, उसका एक हिस्सा बेच दीजिए, और ऐसी चीज बदले में हासिल कर लीजिए जिसकी के दाम बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अपने आप में कोई बुरी बात भी नहीं है कि मान लीजिए सोने का एक हिस्सा बेच दिया जाए। अच्छा, अगर ये अच्छी बात है अपने आप में, तो सरकार से छिपा क्यों रही है? सरकार को छत पे खड़े होकर ऐलान करना चाहिए कि हमने इतना बेच दिया, हमने ये अकलमंदी का कदम उठाया, इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, हम उन डॉलर्स का जो है कुछ और ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, जनता के हित में इस्तेमाल कर पाएंगे, अर्थव्यवस्था के हित में इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरी बात, सरकार तेल कहां से ले रही है इस वक्त? इस प्रश्न के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। क्या सरकार अमेरिका से तेल ले रही है? क्या सरकार वेनेजुएला से तेल ले रही है? क्या सरकार रूस से तेल ले रही है? क्या सरकार ईरान से तेल ले रही है? अगर सरकार रूस से तेल ले रही होती तो उसको तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि रूस से तो रूबल ट्रेड के तहत तेल आता है। अगर सरकार ईरान से तेल ले रही होती तो ईरान तो भारतीय मुद्राएं लेता है तेल के बदले में, और वो भारतीय मुद्राएं भारत के ही यूको बैंक में जमा कर देता है। अभी तो मुद्दतों से ईरान से भारत ने तेल नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। तो जब तेल लेता था उसके अरबों रुपए जो हैं वो यूको बैंक में ईरान सरकार के जमा है भारत में अभी भी। तो अगर रूस से तेल ले रहा होता या ईरान से तेल ले रहा होता भारत, तो उसको अपने डॉलरों की कमी की चिंता करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि डॉलर तो खर्च ही नहीं करना है वहां पर। मैं बहुत सरल भाषा में ये बात मैं बता रहा हूं, मतलब जो है वहां तो डॉलर खर्च ही नहीं करना है। उसे डॉलर खर्च करने की जरूरत तो तब पड़ेगी जबकि वो अमेरिका से तेल लेगा और वेनेजुएला तेल लेगा, जिनका तेल रूस और ईरान के तेल के मुकाबले महंगा तेल है, और जिसमें भारत को लेने के बदले में डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर वहां से तेल ले रहा है भारत, जो कि ले रहा है, तो उसको और ज्यादा डॉलर चाहिए। क्योंकि और ज्यादा उसको डॉलर चाहिए तो उसे अपना सोना बेच के या सोना गिरवी रख के अपने डॉलर भंडार को बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, अब इन दो बातों में बहुत फर्क है, सोना बेचना और सोना गिरवी रखना। सोना बेचने का मतलब है कि सोना आपके हाथ से चला गया, आपको अपने खाते में दिखाना पड़ेगा कि इतना सोना हमारे भंडार में से निकल गया। अगर आपने सोना बेचा नहीं है, सोना गिरवी रखा है, तो आप जरूरी नहीं है कि अपने खाते में ये दिखाएं कि सोना कम हो गया हमारे भंडार में। तो आप अपने खाते में ये दिखाते रह सकते हैं कि सोने का भंडार उतना ही है जितना पहले था। भाई, हमारे पास ऐसा कोई भी जादुई शक्तियों से संपन्न चश्मा नहीं है जिसको लगा के हम यहाँ बैठे बैठे देख लें कि रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार में कमी हुई है कि नहीं हुई है। हमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हमारे सामने है। जब वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट आते ही रिजर्व बैंक को खंडन करना चाहिए था, रिजर्व बैंक ने आते ही खंडन नहीं किया। लेकिन जब सीएनबीसी में वो खबर आ गई, एक भारतीय चैनल पर खबर आ गई, तब रिजर्व बैंक ने ये कमजोर सा खंडन किया। मैं इन सब बातों को और इन सब पहलुओं को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि अपने बात में स्पष्ट हो जाए कि ये पूरा का पूरा मामला, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही हो या गलत हो। देखिए, ब्लूमबर्ग ने ये नहीं कहा है कि सोने में कितनी मात्रा की कमी हो गई है। आप ब्लूमबर्ग की अगर आप रिपोर्ट देखें तो स्पष्ट हो जाएगा, ब्लूमबर्ग ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि भारत के पास इतने टन सोना था और अब इतने टन रह गया। नहीं, भारत ने ऐसा कोई दावा नहीं। भारत ने ब्लूमबर्ग ने सोने की कीमत के आधार पर दावा किया है कि पहले इतनी कीमत का सोना था, फिर इतनी कीमत का सोना रह गया, और पहले की जो कीमत थी और इसकी कीमत के बीच में फर्क है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ये मामला इतना आसान और सीधा नहीं है, मतलब इसको समझा जाए। ये फर्क है दोनों के बीच में। तो अब अगर रिजर्व बैंक को दुनिया को ये दिखाना है, खासतौर से भारत की जनता को ये दिखाना है, और अपने पहले किए गए दावों को सही ठहराना,
झूठा नहीं ठहराया जाना है, तो उसे एक स्पष्ट और तथ्यात्मक खंडन लेकर सामने आना चाहिए। एक ऐसा खंडन लेके सामने आना चाहिए जिसको पढ़ते ही ये लग जाएगा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त नहीं थी, और वो खंडन ब्लूमबर्ग के मुंह पर मारा जा सकता है। लेकिन अभी रिजर्व बैंक ने जो 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 खंडन किया है, वो उसे ब्लूमबर्ग के मुंह पे आप नहीं मार सकते। वो बहस तलब है, उसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं। देखो ठीक बात है। मैं भारत के रिजर्व बैंक के खंडन को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल उसकी समीक्षा कर रहा हूं, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं कि दरअसल मामला है क्या। इस मामले को समझने की जरूरत है। ये मामला निश्चित रूप से इशारा करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है जैसी कि सरकार दावा करती है। ये निश्चित रूप से इशारा करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी कमजोरियां आ गई हैं जिन कमजोरियों को छिपाने के चक्कर में सरकार रहती है, और उस प्रक्रिया में वो कुछ रहस्यमय किस्म के वक्तव्य जारी करती है, जिन वक्तव्यों के एक से ज्यादा मतलब निकल सकते। देखो ठीक है, एक बात मुझे समझ में नहीं आती अभय जी, हमारे देश में इतने इतने महान पत्रकार हैं, अंजना ओम कश्यप के बारे में खान सर ने बता ही दिया सारा सारा, सुधीर चौधरी हैं, रूप का लियाकत हैं, इन्हें पता क्यों नहीं चलता है कि सोना जो है बाहर निकल गया, गिरवी रख गया, बिक गया? ये ब्लूमबर्ग वालों को पता कैसे चल जाता है? मतलब कहीं चूक कहाँ हो रही है हमारी? हाँ भाई, ये जो प्रतिष्ठित और गहरी नजर रखने वाले और निहायती ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार जो हैं, इन पत्रकारों को या तो दिव्य दृष्टि से ये पता लग जाता है, या इन्हें बताया जाता है कि इन्हें रोज कौन सा एजेंडा चलाना है। ये उसके हिसाब से अपनी पत्रकारिता की गतिविधियां जो है, अपने पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। अच्छा, आपको इस बात की खोज लगी रहती है कि विदेशी पत्रिकाओं में, विदेशी मंचों पर, विदेशी वायर सर्विस वगैरह में क्या प्रकाशित हो रहा है, तो आप उसके आधार पे अपना वीडियो बनाते हैं। ये लोग इस तरह की चीजों पे वीडियो नहीं बनाते जिस तरह की चीजों पे आप लोग वीडियो बनाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि भाई जो डासना में क्या हुआ है इसके बारे में वीडियो बताइए, बनाइए। खोड़ा जो कॉलोनी है वहां पे क्या हुआ है इसके बारे में वीडियो बनाइए। इस वक्त योगी जी का बुलडोजर कहाँ जा रहा है, उसके पीछे कौन सी वो तैनात होकर जा रही है, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो वो तो इन चीजों के ऊपर अब्दुल की छुरी टाइट हो गई, इस पे वीडियो बनाइए, वीडियो बनाते हैं। उनके लक्ष्य स्पष्ट हैं, वो अपने लक्ष्यों को वेधने में लगे हुए। अच्छा, इस बीच में ना राहुल गांधी भी मजा लेने से बाज नहीं आते। कह रहे हैं कि पहले हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, अब तो अंदर से धड़ाधड़ इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। मीटिंग में जा रहा हूँ तो प्राइम मिनिस्टर आंख नहीं मिला पा रहे। ये बात तो ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी ना पत्रकारों को ना नेताओं को, लेकिन अब धड़ाधड़ अंदर से इन्फॉर्मेशन निकल रही है। ये तब होता है जब जहाज डूब रहा होता है तो चूहे सबसे पहले कूद के बाहर निकलते हैं। तो क्या हो रहा है कि समझ में आ रहा है लोगों को जहाज डूबने की स्थिति में है, दे दो इन्फॉर्मेशन, क्या क्या घोटाले हो रहे हैं, और ऐसी धारा प्रवाह जारी रहा, सूचनाओं का आना, तो क्या होगा? देखिए, इससे एक वक्त था जबकि मोदी जी ने सिस्टम के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। उन्होंने सिस्टम की बोतल में जो ढक्कन लगाया, और बहुत मजबूती से कस के ढक्कन लगाया कि उसमें से कुछ भी ढक्कन से बाहर ना निकल पाए। लेकिन कितना भी ताकतवर नेता हो और कितना भी वो सूचनाओं के प्रवाह को रोकने वाला ढक्कन लगाए, लेकिन वो बहुत दिन तक कहीं भी कामयाब नहीं हो पाता। कुछ देर बाद वो ढक्कन ढीला हो जाता है। असंतोष की वजह से इतना दबाव अंदर पैदा होता है, क्षोभ की वजह से, नाराजगी की वजह से इतना अंदर की तरफ दबाव पैदा होता है कि वो ढक्कन थोड़ा बहुत हट ही जाता है, और उसके अंदर से लीकेज शुरू हो जाती है, सूचनाओं की लीकेज शुरू हो जाती है, और फिर लोगों तक पहुंचने लगती है। आपको याद ही होगा कि जब केवल प्रिंट मीडिया था, संजय जी, आप भी तब सक्रिय थे, मैं भी तब सक्रिय था, तो जिस चीज को खोजी पत्रकारिता कहते थे, वो खोजी पत्रकारिता होती कहां से थी? ऐसा थोड़ी ना कि कोई पत्रकारों के पास मॉसड नाम की एक संस्था थी जिसके जरिए वो पता लगा लेता था कि सरकारी महकमों के भीतर क्या हो रहा है। सरकारी महकमों के अंदर से ही चीजें लीक होती नहीं, और उन्हीं लीकेजेस के आधार पर हम लोग खबरें बना के पहले पन्ने पे बाईलाइन ले लेते थे और वाहवाही ले लेते थे। यही तो होता था खोजी पत्रकारिता। और क्या थी? अरुण शौरी ने जिस चीज को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के रूप में हम लोग हमारे सामने पेश किया, जब वो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे, तब
सरकारी महकमे में से लीक होने वाली चीजें, मंत्रालयों से लीक होने वाले तथ्य खोजी पत्रकारिता, उन्हीं का परिणाम खोजी, फलितार्थ खोजी पत्रकारिता के रूप में सामने आता था। नरेंद्र मोदी ने तय किया हम खोजी पत्रकारिता की कमर तोड़ देंगे, हम लीक ही नहीं होने देंगे। अब ये सब बातें गड़बड़ा गई हैं पूरी तरीके से, और अब तो लीकेज की हालत यह है कि लीक के आधार पर पूरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। लीक के आधार पर पूरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। जिस चीज का सरकार और सीबीएसई खंडन करती है कि ये आरोप गलत है, उसी आरोप में सीबीएसई के चेयरमैन और उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। और किसके कहने पर, और ये किस बात कौन प्रमाणित करता है? 16-17 साल का एक लड़का, 16-17 साल का एक लड़का संसदीय समिति के सामने जाता है, दिग्विजय सिंह वाली संसदीय समिति के सामने जाता है और अपना प्रेजेंटेशन करके ये साबित कर देता है कि ओएसएम ऑनलाइन जो मार्किंग हुई है, उस ऑनलाइन मार्किंग में के अंदर क्या घपले हैं, उसको दिए जाने वाले ठेके में क्या अनियमितताएं की गई हैं, ये वो साबित कर देता है। और उसके किए हुए प्रेजेंटेशन के आधार पर इन लोगों को मजबूरी में सीबीएसई के नेतृत्व को बदलना पड़ता है। लेकिन जिस चीज को ये बदलने के लिए तैयार नहीं है, उस व्यक्ति का नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जिसके बारे में कल मैंने आपके साथ पूरी चर्चा की थी। मैं उस चर्चा को दोहराना नहीं चाहता कि उनको क्यों नहीं बदला जा रहा। कब तक नहीं बदला जाएगा? वो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक आ रहे हैं, सोनम वांगचुक ने कहा हम समर्थन करेंगे, नहीं बदला जाएगा, नौजवान गुस्से में है। भाई नौजवान गुस्से, देखिए इस सरकार ने जो असंतोष है, उस असंतोष को फिजल आउट करना है, उस असंतोष को सेफ्टी वाल्व के जरिए उसकी हवा निकालने की कई युक्तियां इस सरकार ने सीख ली हैं। आपको याद होगा कि बहुत दिन अभी नहीं हुए हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण ठाकुर और बनिए समर्थक, खासतौर से ब्राह्मण समर्थक, सड़कों पर आग उगलते हुए घूम रहे थे। जो यूजीसी की नियमावली वाला मामला था, उस नियमावली मामले में ऐसा लग रहा था कि ये लोग सरकार का सीना फाड़ देंगे। प्रधानमंत्री की तस्वीर और गृह मंत्री की तस्वीरों का अपमान कर रहे थे वो लोग। इन दोनों नेताओं के लिए, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो जो गृह मंत्री हैं, वो तो सरदार पटेल का पुनर्जन्म है और नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का पुनर्जन्म है। ऐसे महान नेताओं का अपमान कर रहे थे लगातार वो। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी का जो ऊंची जातियों का जनाधार है, वो भाजपा से छिटक जाएगा, या तो कोई नई पार्टी बना लेगा या किसी विपक्षी दल के साथ चला जाएगा और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनावी संभावनाओं में पलीता लगा देगा। लेकिन आज आप कहीं सुनते हैं इस पूरे संतोष का नाम? ऐसा लगता है जैसे वो घटना कभी हुई ना हो। अच्छा सोचिए, वो कैसे गायब, कैसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा संतोष नहीं था वो। हम सब लोगों ने उस पर वीडियो बनाए थे, उसमें लोग जम के गालियां दे रहे थे, मंदिरों में जाकर मूर्तियों के सामने, देवताओं की मूर्तियों के सामने कसमें खा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो आज पूरी तरीके से सीन से वो पूरा संतोष गायब हो गया है, उसकी भनक तक भी नहीं सुनाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वो घटना ही कभी ना हुई हो, जबकि कितनी प्रबल झंझावाती घटना थी। तो भाजपा को पता है कि उसके पास तरह तरह के हथकंडे हैं, उसका जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है वो कई तरीके से काम करता है। वो चुप रह के भी काम करता है, बोल के भी काम करता है, वो नैरेटिव चला के भी काम करता है, चलते हुए नैरेटिवों को रोक के भी काम करता है। पता नहीं वो कौन कौन सी ट्रिकें अपनाता है। इसलिए भाजपा को अभी भी यकीन है कि ये चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या और नौजवानों को और कोई दूसरा असंतोष हो, वो उसके अंदर भी कोई एक सेफ्टी वाल्व होगा, उस सेफ्टी वाल्व को पकड़ के वो खोल देंगे और फुस से उसकी हवा जो है वो निकल जाएगी। आज भले ही उसकी खबर बन जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि भविष्य में भी वो खबर बनी रहे। एक तरफ भारत और अमेरिका पे बड़ी बढ़िया बातें हो रही हैं, ट्रेड डील की बात हो रही है, दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन के
यूएसटीआर ने सेक्शन 301 के तहत भारत समेत 54 देशों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। क्या लग रहा है कि ये जो है ये अमेरिका कभी ये निपटाएगा, मामला नहीं निपटाएगा, हमारे विश्व गुरु को चैन से रहने देगा, नहीं रहने देगा? ये परेशानी क्यों पैदा कर रहा है लगातार अमेरिका? परेशानी क्यों पैदा कर रहा है? वो तो ट्रंप की अपनी एक अर्थव्यवस्था चलाने की और अमेरिकी प्रभुत्व की निरंतरता सुनिश्चित करने की उनकी अपनी एक शैली है। भाई उनके बारे में, ट्रंप के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब वो करीबन 55 या 56 साल के थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, आर्ट ऑफ डील। मतलब वो सौदा करने की कला में माहिर हैं। इसीलिए उन्होंने आकर जो टैरिफ है, मतलब जो आयात शुल्क है जो अमेरिका लगाता है, हर देश लगाता है अपने अपने टैरिफ, उसको एक राजनीति के और कूटनीति के और अर्थनीति के हथियार में बदल दिया। ऐसा अमेरिका के कुछ और राष्ट्रपतियों ने अपवाद स्वरूप कभी कभी किया था। एक सुपर 301 एक कानून होता है अमेरिका में, इसका नाम ही है सुपर 301। इसके तहत राष्ट्रपति उसका अमेरिकी राष्ट्रपति उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो कभी कभी इस्तेमाल किया था, धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आमतौर पर धमकी दी जाती थी, लगाए नहीं जाते थे। लेकिन ट्रंप ने उसको उस तरीके से लगाना शुरू कर दिया, और इसके लिए उन्होंने भारत तो क्या, उनके जो अपने निकटस्थ मित्र थे उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मोदी जी को वो क्यों छोड़ने वाले हैं? मोदी जी को क्यों छोड़ने वाले हैं? मोदी जी क्यों छोड़ेंगे? ये गलतफहमी है ट्रंप के समर्थकों को भारत में, और मोदी के समर्थकों को ट्रंप मोदी जी के साथ कोई विशेष रियायत देंगे। वो किसी को कोई विशेष रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रंप को मोदी जी से कोई रियायत नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी के पास भी कुछ देने के लिए रियायतें हों, तो वो ट्रंप के पास ही देने के लिए रियायतें हों। दोनों के बीच में एक सौदा हो सकता है कि भाई इतनी रियायतें तुम हमें दे दो, इतनी रियायतें हम तुम्हें दे देंगे, या एक रियायत हम खींच लेंगे, 2 रियायत तुम खींच लो। इस प्रकार का कोई एक लेन देन हो जाए, सौदा, वो तो है नहीं। रियायत केवल ट्रंप दे सकते हैं, मोदी जी तो रिसीविंग एंड पे हैं। तो क्या इसी स्थिति तरीके हो से गई भारत की? क्या स्थिति हो गई भारत की? इतने डर रहे हैं, इतने कमजोर हो गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। अमेरिका जो चाह रहा है वो कर रहा है। वो तो सीरियल विश्व गुरु इंसल्ट जी, है, वो सीरियल इंसल्ट है। और बीजेपी का मानना ये है, मोदी का मानना ये है, इन सब बातों से भारत में उनके चुनाव जीतने की संभावनाओं पे कोई असर नहीं पड़ता। ये बात तो सही है, ये मैं मानता हूँ। इन ये सब तो बातों मजाक पे चुनाव जीतने की संभावना में कुछ नहीं, उसके उन्होंने अलग इंतजाम कर लिए। उन इंतजामों पे हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं, थके जा रहे हैं हम लोग इन इंतजामों पे चर्चा करते हुए लेकिन वो अपना काम जारी रखे हुए। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये तो अभय दुबे जी, और आप तनिक सोचिए, आपकी किचन का, आपकी जेब का हाल क्या हो गया है। केवल हिंदू मुसलमान के फसाद में लड़ा कर आपको विश्व गुरु क्या क्या खेल कर रहे हैं। अमेरिका के सामने क्यों घिग्गी बंद रही है? ये सवाल तो नैतिकता के हैं, ये सवाल राष्ट्रभक्ति के हैं, जो कोई पूछ नहीं रहा। आप पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, मुझे बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।